जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सदीक़ा। आप सब वाकिफ़ हैं इनसे। मैं तारुफ फॉर्मल तारुफ नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि इनसे हम अक्सर सिक्योरिटी, डिफेंस और जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत करते रहते हैं। तो आज भी हम ये जो कोशिश करेंगे कि आपको ज़रा जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है उसका कुछ तज़किरा भी करें, उसको ज़रा एनालाइज़ करें। क्योंकि आप सबके इल्म में है कि एक मूवमेंट जो है ऑनलाइन वो स्टार्ट हुई है कॉकरोचेस जस्टिस पार्टी के नाम से। और उसने मिलियंस के उसके फॉलोअर्स हो गए, लोग बड़े हैरान हो गए। और उनकी जो है डिमांड्स भी बड़ी सादा किस्म की, मेरिट की और एजुकेशन को बेहतर बनाओ और ये करो। और तो वो थी। फिर उनके जो जिस यंग शख्स ने इसको स्टार्ट किया, इस मूवमेंट को, वो पहले अमेरिका में था, अब वो हिंदुस्तान पहुंच चुका है। और पहुंचने साथ ही उसने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया दिल्ली में, जहाँ पे आए लोग, सैकड़ों लोग तो आए, लेकिन ये कि उस तरीके से लोग नहीं आए जो लाखों करोड़ों की तवक्को थी शायद उनको, कि ऑनलाइन चूंकि बहुत सपोर्ट है तो वहां भी कोई लाखों लोग आ जाएंगे दिल्ली में। तो लेकिन ये हो उस वक्त रहा है जब जनूबी एशिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में यंग लोगों की तहरीकें जो हैं वो चली हैं, कामयाब भी हुई हैं किसी हद तक। और उन्होंने हुकूमतें भी टॉपल की हैं। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है ये तवज्जो का मरकज बन गई है। तो आज डॉक्टर आयशा सदीक़ा से हम बात करेंगे, क्योंकि वो गहरी नजर रखती हैं इंडियन जो अमूर हैं उनके ऊपर भी। वहाँ पे खारजा पॉलिसी और डिफेंस तो अपनी जगह, लेकिन जो इंडिया के अंदर भी हो रहा है, तो उसका हमने कहा कि आयशा से बात करते हैं। जी, वेलकम बैक आयशा। और जी, थैंक यू रज़ा। और ये मैं चाहता हूं कि जरा इसको आप एनालाइज करें कि ये क्या वाकई ही में जितनी एग्जैगरेटेड क्लेम्स सोशल मीडिया पे आपको मिलते हैं, क्या उनमें किस हद तक दुरुस्त है वो, और किस हद तक उनमें वजन है। अच्छा रज़ा, 2-3 बातें। एक तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका बैकग्राउंड जो है मेरे को बड़ा दिलचस्प किस्म का नाम है। तो एक तो ये नाम आया कहाँ से? हम्म। तो वो हुआ यूँ कि इनके मेरे ख़्याल में चीफ जस्टिस जो थे इंडिया के, उन्होंने अपने किसी स्टेटमेंट में कहा कि ये यंगस्टर्स जो हैं कॉकरोचेस की तरह। तो बॉस्टन में ये बैठे हुए थे, मेरे ख़्याल में उनका नाम है अभिजीत अ अ हम्म। तो दिप्के। तो उन्होंने जी। उन्होंने बड़े वो फ़ैसिनेट हुए, उन्होंने कहा हाँ, अच्छा तो ये नाम ही बना देते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ। बैकग्राउंड से वो दलित हैं, हिंदू दलित हैं। और राइट। वहाँ उन्होंने शुरू की और इमीडिएटली सोशल मीडिया पे बहुत रिस्पॉन्स आया, कोई 2 ढाई करोड़ उनके मेंबर्स वग़ैरह। तो देखें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप पूरा साउथ एशिया देखें, क्योंकि जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया की, वो एक ऐसे पॉइंट पे है कि सब ममालिक में यंगर पॉपुलेशन है। अच्छा, आप बांग्लादेश और उसकी बात करते हैं, श्रीलंका की, हाँ, और जहाँ नेपाल। ये जो हाँ जी, नेपाल, ये जेन ज़ी मूवमेंट जो है, उन्होंने एक चेंजेस वहाँ लेके आए। हम्म। लेकिन मैं हमेशा हँसती हूँ कि एक्चुअली सबसे पहल तो पाकिस्तान में हुई कि यंगर जनरेशन जो कि सपोर्ट कर रही थी जेन ज़ी, मिडल क्लास जेन ज़ी से शुरू हुआ मामला, पीटीआई की सपोर्ट। तो हमारे यहाँ तो ख़त्म हो गया। हाँ। दैट वे इंडिया और पाकिस्तान का एक कंपैरिज़न है कि हाँ। ये इतने बड़े मुल्क हैं कि इनको यंगर पॉपुलेशन इनको हिला तो सकती है, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं ला सकती। राइट। राइट। अच्छा, अब वो यही हुआ कि जो कॉकरोच पार्टी के जो लीडर हैं, वो पहुँचे, इंडिया पहुँचे। और मैं समझती हूँ कि सबसे जो हैंडलिंग में बीजेपी गवर्नमेंट ने अक्लमंदी की, वो ये था कि हालाँकि इनिशियली उनके कुछ ट्विटर अकाउंट वगैरह पे पाबंदी लगाने की कोशिश की। लेकिन अभी जब दिल्ली में इन्होंने किया अपना
प्रोसेशन वगैरह किया, तो उसमें खबरें हैं एनीथिंग बिटवीन 3-4,000 टू 7-8,000। हम्म। कोई ज़्यादा लोग एक तो आए नहीं। आए नहीं, फिर बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं आई। जी। ऑपोज़िशन पार्टीज़ ने अपना-अपना किया सही, लेकिन कोई शामिल नहीं हुआ। करेक्ट। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि कोई सब्सटैंशियल थ्रेट नहीं है, पहली बात तो राइट। ये है। लेकिन एक एक्सप्रेशन ज़रूर है लोगों की बेचैनी का। 2-3 चीज़ें हैं जो इंडिया में हो रही हैं। एक तो अब 14-15 साल हो गए हैं मोदी जी की हुकूमत को, हम्म। तो लोग शायद एग्ज़ॉस्टेड हैं। यंगर जनरेशन बिल्कुल एग्ज़ॉस्टेड है। ये उसका एक एक्सप्रेशन है। सेकेंडली इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़मानों से नीचे की तरफ स्लिप हो रही थी और ये चीज़ शुरू हुई थी मनमोहन सिंह के ज़माने में ऊपर जाके उनके एंड तक ये स्लिप होना शुरू हुई थी और मोदी जी इसको रिटेन नहीं कर सके और राइट। ये जो ईरान यूएस की वॉर है उसने इंडिया को बहुत इफ़ेक्ट किया है, इन्फ्लेशन है। इस वक़्त जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं इंडिया में दे आर द हाईएस्ट जी। जी। और अगर 1 डेढ़ साल और रह जाती है ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट तो फिर मोदी जी के लिए वो ज़्यादा एक फ़िक्र करने की सिचुएशन होगी यस। क्योंकि यस। इकोनॉमी जो है वो लोगों को बहुत तंग करती है। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सारे फैक्टर्स हैं लेकिन आई डोंट थिंक के थ्रेट है। हुँ। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये जो मूवमेंट चली है अच्छा अफ़वाहें बहुत सारी शुरू हो गई कि जी ये आम क्योंकि इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के साथ भी थे। यस, यस। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का दूसरा चेहरा नहीं है। राइट। ये यंगर लोग हैं जो कि नौकरियाँ चाहते हैं, जो कि अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं वगैरह-वगैरह। अ, लेकिन मैं समझती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ी अक्लमंदाना हैंडलिंग की, बजाय ये कि इन पे क्लैम्प डाउन, क्रैक डाउन ये वो उन्होंने कहा अच्छा करने दो। हाँ। ज़्यादा-ज़्यादा करके और मज़े की बात ये है जो लोगों से मेरी बात हुई हिंदुस्तान में, तो उनका ये है कि ये जो कॉकरोच पार्टी के जो लीडर साहब थे, ये बॉस्टन में बैठे हुए ज़रा शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। हाँ। इंडिया में आने के बाद इनकी हवा जो है वो थोड़ी-सी कम हो निकल गई है, निकल गई है। और जी। जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि है तो सही एक हंगामा है, एक हिलाया है लेकिन नोटिस लिया है बीजेपी ने, लेकिन बात ये है कि कोई लीडरशिप नहीं है और कोई राइट। ऐसा सब्सटैंटिव प्लान नहीं है जिसकी वजह से अ, और एक बात और भी है कि इतने साल हुकूमत में रहने की वजह से बीजेपी के अंदर एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन, एक एरोगेंस आ गई है। वो ये जो है ये जो पार्टी है या ये मूवमेंट है इज़ अ रिमाइंडर कि भई यू हैव टू रिक्रिएट योरसेल्फ कोई चीज़ें कुछ और नई चीज़ ऑफ़र करो यंग जनरेशन को और ये चीज़ इस मूवमेंट के आने से पहले ही भी इनको फ़ील होना शुरू हो गई थी कि एक राइट। डिससैटिस्फैक्शन यूथ डिससैटिस्फैक्शन है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये नोटिसेबल है इसलिए कि इंडिया की और बीजेपी ड्रिवन एक स्टेबिलिटी में ये थोड़ा-सा उसको धक्का उसने दिया है और कुछ जो हमारे दोस्त हैं इंडिया में वो कहते हैं कि अगर वो कुछ और भी ना कर पाएँ, द वेरी फैक्ट कि इन्होंने इतने लोगों से अपने आप को नोटिस करवाया है और जो एक इन्हेरेंट एक रिज़ेंटमेंट है, वो सरफ़ेस की है, तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है।
चाहे ये पार्टी एज ऑन इट्स ओन कहीं जाए ना। जी। और आई थिंक रिमाइंडर है, एक आखिरी बात करूंगी कि इंडिया में चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी वहां पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। हम्म। वहाँ अच्छा बुरा जैसा भी इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो ज़मानों से फंक्शनल है, अब भी फंक्शनल है। सो आप ये देखें जैसे जो जेनज़ी है उसने तमिलनाडु में एक एक्टर को जितवा दिया। हाँ, सो बिल्कुल। इन सम वेज़ वो कहते हैं कि ये जो कुछ लोगों का ख़्याल है कि कॉकरोच पार्टी का जो आना है वो इज़ मोर नोटिसेबल इन द शॉर्ट टर्म देन बीजेपी विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। वही ना, राइट। ओवरशैडो भी हो गया है सारा। अच्छा, दूसरा ये है कि अ, ये एक कांस्टेंट इलेक्शन साइकिल है इंडिया में जो रुकता नहीं है। सो अगले साल जैसे जो सबसे क्रिटिकल इलेक्शन है वो है यूपी का, उत्तर प्रदेश हम्म। का। जरूर। और देखना है कि ये जो मूवमेंट है क्या उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर एक एक और चीज ये है कि चूंकि जो लीडर साहब हैं अभिजीत साहब, चूंकि ये दलित हैं ना, दलित वोट आपस में यूनाइटेड दैट वे नहीं है कि भाई इंडिया में एक दलित की आवाज जो है वो फैल जाए और सारे इकट्ठे हो जाएं, ये नहीं है। लेकिन आप इसको छेड़ भी नहीं सकते, इसको अरेस्ट करेंगे, इसको कुछ प्यूरिटिव एक्शन लेंगे तो फिर वो नोटिस हो जाएगा। सो उसमें दलित वोट जो है उसको खफा भी नहीं करना चाहेंगे मोदी जी। सो इसलिए उनके साथ अ, अभिजीत के साथ वो वाला ट्रीटमेंट नहीं हो रहा जो शायद उमर जो था, उमर उमर खालिद, हाँ जी, जो उमर। जेएनयू का लड़का था, उसके साथ स्टूडेंट था मुसलमान, उसके साथ हुआ। हाँ, सो बात बिल्कुल। यह है कि बिल्कुल एक जो ओवरऑल बेचैनी है रीजन में और जो यूथ का एक्टिव होना जो है वो बिल्कुल है। लेकिन क्या ओवरऑल ब्रॉडर इंडियन पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा? इट्स जी। येट टू बी सीन। और अभी तक तो कोई ऐसा खतरा लग नहीं रहा कि ग्राउंड पे ये कोई ऐसी मूवमेंट को स्प्रेड कर सकें। बॉस्टन से यहाँ आ गए हैं बट इंडिया में इसको फैला सकें, तो जवाब है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए ना, ये तो उमर खालिद जो है, सैयद उमर खालिद, ये तो आयशा कितने सालों से अब ये जेल में है। और ये भी एक अजीब, मुझे समझ नहीं आती कि वो मतलब सबको मालूम है, इंडिया में भी मालूम है कि वो उसको जान के एक मैसेज देने के लिए बंद रखा हुआ है। लेकिन ये आपने इंटरेस्टिंग पैरेलल ड्रॉ किया है कि इसके साथ शायद वो वाला सलूक नहीं इंडियन स्टेट करना चाहती, अभी तक तो यही लग रहा है। लेकिन जरा आ जाते हैं कि वाइडर साउथ एशिया में आयशा, ये जो ट्रेंड आपने दो तीन चीजों का इंडिकेट किया। एक तो आपने ऑब्वियसली जो यूथ कोहोर्ट है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, करोड़ों यंग लोग, बच्चे जो हैं वो इस वक्त जिसे कहते हैं नौकरियों की तलाश में भी हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। और ऊपर से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये जो खुसूसन ईरान वॉर के साथ भी हुआ, अब इसको रिकवर होते होते भी साल लगेगा। तो और लेकिन ये फिर इसका मतलब है कि ये एक टर्बुलेंस का ही टाइम जो है वो जारी रहेगा। डोंट यू अग्री विद दिस? देखिए, रजा बिल्कुल रहेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहां आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, हाँ। जहां स्टेट्स स्ट्रांग है ना, जी। जहां स्टेट स्ट्रांग है जैसे इंडिया और पाकिस्तान। हम्म। पाकिस्तानी स्टेट स्ट्रांग है ना, जी जी जी, पीटीआई की बिल्कुल। गर्दन दबा दी ना बिल्कुल। आखिर। बिल्कुल धोखा दी। ठीक है, मतलब कि वो जो यंगस्टर जो कि अ, बहुत पुरजोश था हमारे यहाँ निकला था, उसको आपने खामोश करा दिया। तो इंडियन स्टेट भी स्ट्रांग है एंड इट हैज ग्रेटर रिसोर्सेज और उसकी ज्यादा कैपेबिलिटी है लोगों को खामोश कराने की। और मैं समझती हूँ कि ये कंपैरिजन आप इसका करें
with Sri Lanka, Nepal, जहां civil societies are equally strong. श्रीलंका में मैं आपको बताऊं, श्रीलंका में तो एजुकेशन लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है। बल्कि बहुत मुझे ज्यादा। याद है कि 77 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहली दफा जब श्रीलंका गई थी, तो बहुत हैरानी हुई क्योंकि वो जो जमीन पे घसीट घसीट के चलता था और भीख मांगता था ना, तो वो जी भी जी। अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा होता था। तो पता चला कि 78-79% लिटरेसी है, जिसको एक तरह से उसको रिवर्स किया था बेंद्रा नायके ने। उसने वो जो 50s में की थी, 50s एंड 60s या 60s में सिन्हला ओनली पॉलिसी, अंग्रेजी खत्म कर दी थी, उसका बड़ा इफेक्ट हुआ। लेकिन एजुकेशन जनरली श्रीलंका में ज्यादा है, लोग ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं। नेपाल में पॉलिटिकल मूवमेंट्स बड़ी पुरानी हैं। सो स्मॉलर स्टेट्स कंपैरेटिवली सिविल सोसाइटीज आर मोर पावरफुल, और वहां इसलिए वो जो जेंजी है वो कुछ कर पाई, एक ऑल्टरनेटिव मूवमेंट चल पड़ी। हम लोगों के यहाँ ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स अब आप इंडिया में देख लें, मतलब कि इंडिया में जब ये आए कॉकरोच पार्टी ने किया, तो साथ साथ आपने भी सुना राहुल गांधी ने भी कहा कि खत्म हो जाएंगे मोदी जी, ये वो। देखें, कोई पॉलिटिकल आउटकम बंदा डिफिनिटिवली नहीं कह सकता कि हाँ जी, नहीं 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 ये टिके रहेंगे, या ये कि हाँ जी खत्म हो जाएंगे। मसला ये है कि राहुल गांधी खुद कहने के बावजूद ही इज अ गुड, ही इज, वो इंडियंस कहते हैं कि जी इज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, लेकिन ही डजंट हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। मतलब ये कि कॉकरोच पार्टी अपना जलसा कर रही है, शोर मचा रही है, वो अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, या वो सैर तफरीह पे इधर उधर चले जाते हैं। सो वो जो सिग्नलिंग है ना, जो मैसेजिंग है लोगों को, वो ये है कि हार्ट इन द राइट प्लेस है, लेकिन उस ड्राइव को कंसोलिडेट करके उसको लेके चलना, ये जिससे बीजेपी पुशबैक हो, ये अभी वहां कोई नजर आ नहीं रहा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने भी शायद वो कुछ ज्यादा इनकरेज हो गए। उन्होंने कहा कि जी 1 साल है बीजेपी के मोदी के पास। और क्योंकि क्योंकि ये जो आपने अभी एक और बात कही थी कि लीडरशिप का नहीं है, और सारी बात है, ये तो इनकी तो कोई ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो एक ऑनलाइन फिनोमेना बना है। और पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन बनती भी, यानी उसको बनते बनते भी महीने साल लग जाते हैं। तो राहुल गांधी मेरे ख्याल से कुछ थोड़े से इनकरेज हो रहे हैं कि लोगों में जो गुस्सा या ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, तो उसको वो कहीं जाके कैश करवा सके। तो कितना आप क्या, अभी आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव क्रेडिबल जो है वो कैंडिडेट बने नहीं एज फॉर इंडिया प्राइम मिनिस्टरशिप। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल इज आउट इन द वुड्स, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। कोई दूर दूर भी उसके चांस नहीं लग रहा कि वो पावर में दोबारा आ सकती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आयशा? बिल्कुल रजा, ऐसी बात है, मतलब कि शायद अगर इनकी बहन जो है प्रियंका। प्रियंका, हम्म। अ, वो जो है वो ज्यादा आर्टिकुलेट, पॉलिटिकली आर्टिकुलेट जो है ना, हम्म। ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो जिसके पांव जमे हों या जम सकें, या हु इज अ गुड ऑरेटर पॉलिटिकली, वो ये नहीं है कि कोई एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दें। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक लीडरशिप रोल ले, और बीजेपी को पुश बैक करे, लेकिन वो कैपेसिटी राहुल गांधी के होते हुए तो नहीं है। और मसला ये है कि उनकी अम्मा जो हैं सोनिया गांधी, वो फंसी हुई है, जाहिर है कि ये बेटे को, ये तख्त जो है उन्होंने बेटे को ही देना है। हाँ। सो डायनेस्टिक पार्टीज का मसला यही होता है। हमारे जी यहाँ भी जैसे पीपीपी है, तो जी। डायनेस्टिक पार्टीज, सो ये इशू जो है ना वो आके यहाँ हो जाता है। लेकिन
what cockroach party indicates is one thing कि ऑर्गेनिक मूवमेंट्स इंडिया में अभी भी उसकी जगह है ऑर्गेनिक मूवमेंट्स के डेवलप होने की और चलने की, प्रोवाइडेड के लीडरशिप आ जाए ना। उसको कंपेयर करें विद पाकिस्तान जहां 47 से पहले से लेके अब तक कोई ऑर्गेनिक पॉलिटिकल मूवमेंट या पार्टी की का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो भी पार्टी आती है वो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ के ऊपर पहुंचती है, जीतती है इलेक्शन, फिर उन्हीं की पुश बैक की वजह से हारती है। कोई ऑर्गेनिक पार्टी यूं आती नहीं है। बिल्कुल, ऑर्गेनिक पार्टी का तो ये है। अच्छा आयशा, ये अभी आपने जो एक और बात आपने आपने ये बात कही, और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा-सा हम नाज़रीन के लिए इलैबोरेट भी करें। आपने कहा ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया में भी यकीनन वो राज का स्टील फ्रेम है, सिविल ब्यूरोक्रेसी आज भी बड़ी बड़ी पावरफुल है। पाकिस्तान में मिलिट्री की असेंडेंसी है, और वो अब तो उन्होंने टोटली जिसे कहते हैं अज़्म भी किया हुआ है कि हार्ड स्टेट बनाना है। हमने पहले इस पे बात भी की थी। तो पाकिस्तान की ये बड़ा एक अजीब सा पैराडॉक्स है कि जहां पर आता है लोगों को सर्विस देने का या उनका उनकी मसाइल का या उनकी वेलफेयर का ख्याल, तो वहां पे ये हार्ड स्टेट जो है ना सॉफ्ट और फेल्ड स्टेट बन जाती है। ठीक है ना, मतलब एजुकेशन हो गया, पीने का साफ पानी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जहां पे दीगर मामला आते हैं सियासी, तो वहां पे ये हार्ड स्टेट शेर बन के, तो इस पार्टी को भी यूं कर दो। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी वो जो एक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी पकड़ के तो इलीगल करार दे दिया है, बैन कर दिया है, बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ये हर जगह ये एक वतीरा जो है पाकिस्तान की रियासत का, ये क्या, आई मीन वी नो कि इसके कॉलोनियल रूट्स वगैरह हैं, लेकिन क्या ये सीखते नहीं है विद ऑल द different issues that the country is faced with, और हिस्ट्री से, मतलब एक पूरी फेडरलिज्म की तारीख है, 1971 है, बार बार किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये क्यों नहीं सीखते, और क्या वजह है कि ये एक ही डगर पर एक ही उनका जाविया है टू हैंडल एवरीथिंग, जमहूरियत। रजा, देखिए रजा, जो किताब आपने अपने सामने खोल के रखी होगी और पढ़ रहे होंगे, आप उसी से तो सबक लेंगे ना। ये आप फालतू के लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्या सबक लेंगे? देखें, अ, वो जिसे कहते हैं ना कि एक डीप थिंकिंग लीडरशिप हमारे यहाँ माजरत के साथ कभी भी नहीं थी। और हमारे यहाँ जो मिलिट्री पावरफुल हुई, उसमें अगेन आप कंपैरिजन देखें इंडिया और पाकिस्तान का। इंडियन लीडरशिप ने पहले 10-15 सालों में वो बीज बोया जिसकी वजह से दे इंश्योर्ड के मिलिट्री पावरफुल ना हो। हमारे यहाँ डे वन से लीडरशिप ने नहीं किया वो बीज बोया। और अगर आपके सामईन में कोई पढ़ने लिखने का शौकीन हो तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि हमजा अलवी मरहूम, जो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट स्कॉलर थे पाकिस्तान के, उनकी जो थ्योरी है ओवर डेवलप्ड स्टेट की, वो जरूर पढ़ें तो उनको समझ आ जाए कि किस तरह ये जो हार्ड स्टेट तक हम पहुंचे हैं, ये एक एक करके कदम उठाया है यहाँ तक पहुंचने में। मसला ये है हमारी हार्ड स्टेट में, देखें, इन स्टेट्स का स्ट्रांगनेस जो है, अब मैं कहती हूँ कि जो बीजेपी है इंडिया में, हमारे यहाँ वो हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने आप को उन्होंने, बीजेपी ने इंडिया में आके अपने आप को अब पावरफुल कर लिया है। बहुत सारी वैसी हरकतें करती है जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी करती है। सो मसला ये है कि हमारे यहाँ तो
lesson was that political leadership या जो political class है उसको कमजोर करते चले जाओ, क्योंकि सिविलियन पॉलिटिशियन सारों को इनको कुछ नहीं पता। सारे इंस्टीट्यूशन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को क्राउड आउट करो, कमजोर से कमजोर से कमजोर तरीन होती गई, एंड टू अ पॉइंट कि अब बिल्कुल कुछ रह नहीं गया सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो उसमें ये हार्ड स्टेट ही बनती है, बिकॉज जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और मैं समझती हूँ कि ये 78 ईयर्स में 79 ईयर्स जितने भी हुए पाकिस्तान को, उसमें पहली दफा है कि अब what we have is constitutional, what I call constitutional militarism. Imran Khan की government was the last hybrid government. अब ये hybrid government के भी हम उससे निकल चुके हैं. So state is very strong. आपके election सब चीजों पे उस पे impact होता है. Totally framework national security का है. उस तरफ जो है इंडिया की तरफ ये है कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेट कर गई है आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, उसने अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड की है। मजे की बात ये है कि वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी उन्होंने कोई कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी तक क्योंकि 78 ईयर्स से चल रहा है ना, तो डैमेज दैट वे हुआ भी नहीं। सो कांग्रेस भी लड़ लेती है, रीजनल पार्टीज भी लड़ लेती हैं, वो अभी स्पेस है, लेकिन वहां स्टेट, क्योंकि स्टेट ब्यूरोक्रेसीज हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांग, और इंडिया में हमारे मुकाबले में पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग रही है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक बताती हूँ। 1990 इंडिया एक्ट 1919 जब डायरकी का सिस्टम बरतानवी रियासत ने किया कि भाई 3-वे पावर, तो उसमें इंडियन कांग्रेस भी थी। उन्होंने कहा भाई हमें तो और पावर्स दो, तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम क्या बेचते हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम हिंदुस्तानी एलीट हो, हमने हमारी मर्जी, हमने तुम्हें पावर दे दी। तो इनको एक झटका लगा एंड दे रियलाइज कि नहीं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट हमें बिल्ड करनी है। सो उन्होंने अपनी आउटरीच बढ़ाई, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्ड की। कांग्रेस ये कांग्रेस सॉरी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन कांग्रेस थी तब। मुस्लिम लीग ऑन द अदर हैंड अपने आखिरी जो इलेक्शन था जो कि पाकिस्तान बनने के लिए, उस वक्त तक ये बेसिकली 500 से 600 मेंबर्स की एक एलीट पार्टी रही, और इसने पॉलिटिकली कभी ग्रो नहीं किया। सो इजी टू मैनेज, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो थी वो आसानी से उसने कैप्चर कर लिया, और वो फ्रेमवर्क हमारे यहाँ उसी तरह रहा। सो दैट प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ है। इंडिया अब उसको के साथ कैसे डील करेगा, वहां बिल्कुल बेचैनी है, लोग चेंज भी चाहते हैं, लोगों को एक नया फ्रेमवर्क भी चाहिए, और देखते हैं कि मोदी जी इसको समझ के उससे नबर्द आजमा भी कैसे होते हैं। बट बात यह कि वहां उनका धक्के मार के कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा है। और जहां स्टेट्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, देखिए श्रीलंका में तो मजे की बात यह है कि उनकी मिलिट्री सेरेमोनियल मिलिट्री थी। ये तो उनके यहाँ जो उनकी वॉर ऑन टेरर जो थी, वो जो वर्सेस पॉलिटिकल बैटल सिन्हला और टामिल्स की जो शुरू हुई, और बल्कि एज लेट एज 2000s जब उन्होंने फिर स्टेट को कंसोलिडेट किया और ऐसी लीडरशिप आई जो कि करप्ट भी थी, जालिम भी थी, वगैरह वगैरह, तो जिसने
धक्का दिया और पुश बैक किया तमिल मूवमेंट को, उस वक़्त तक तो ये एक सेरेमोनियल मिलिट्री थी, क्योंकि उस पीरियड में ये इनकी मिलिट्री या जो मिलिट्री फोर्स है वो कंसोलिडेट हुई है। सो सिविल सोसाइटी हैज़ बीन वेरी स्ट्रांग इन श्रीलंका। बांग्लादेश में आप देखें कि स्टूडेंट यूनियंस, लेबर यूनियंस, ये सब चीजें मौजूद थी और मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो वो भी खत्म हो गई ना। हमारे यहाँ तो ज़ियाउल हक के जमाने से स्टूडेंट यूनियन और लेबर यूनियंस नहीं है। तो ये एक चक्कर है, मतलब कि वो उनके यहाँ खेतियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से लीडरशिप भी निकल आए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी निकल आए, और वो स्टेट को अ, जो है वो पुश बैक कर सकें। सो बांग्लादेश में ये हुआ है, श्रीलंका में ये हुआ है, नेपाल में ये हुआ है। सिर्फ यही मसला नहीं कि ये छोटी स्टेट्स थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी सिविल सोसाइटीज कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग थी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश में तो बिल्कुल मुझे भी इत्तेफाक है उनको जाने का, विजिट करने का, और यकीनन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं। तो आयशा, इन कंक्लूजन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम ये टॉपिक को क्लोज करें, तो मैं ये आपसे ये एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने ये ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की तो बताई, और यकीनन ये आपने, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो एक अलग हमें शो करना चाहिए, ये हाइब्रिड पोस्ट हाइब्रिड जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म, तो ये क्योंकि अब इसकी आईनी बिल्कुल हैसियत तो बन गई है। लेकिन ये क्या वजह है कि इंडिया में रेगुलर इलेक्शंस होने के बावजूद और एक बहुत रोबस्ट सिविल सोसाइटी होने के बावजूद वहां भी हम देख रहे हैं कि क्या अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज वहां पे कैसे वो इंक्रीज ही हुई हैं पिछले एक डेकेड में। डेकेड्स का प्रोसेस होता है, वो हो रही होंगी, ब्रू होती हैं सोसाइटी में, फिर बाद में निकल आती हैं। लेकिन क्या वजह है कि वहां भी हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, बांग्लादेश में भी आपने देखा, पहले हसीना वाजिद जो थी 15 साल तकरीबन उन्होंने उसी तरह रूल किया विद एन आयरन हैंड। और ये सारा, ये भी एक साउथ एशिया का ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कभी कभी, कि यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल और खुसूसन पॉलिटिकल क्लास, उनका आइडिया यही होता है कि जी मैं एक वन पार्टी रूल या डंडे वाली सरकार बना लूं। ये क्या, ये भी कलोनियल। रजा माजरत के साथ वो तो अमेरिका में भी हुआ है। जी जी, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और अभी देखे हो ना, रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है और क्या कर रहे हैं। हम्म। सो वो देखिए, वो जो खबासत है ना लीडर्स में, मुख्तलिफ जगहों पे आ जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिस्टम कितने रिजिलियंट हैं। हम हम्म। मोदी सरकार की 14-15 साल की वजह से हम भूल जाते हैं कि इतनी ही अथॉरिटेरियन तो इंदिरा गांधी भी थी। आखिर में इमरजेंसी इन्होंने नाफिज की थी ना, और दैट्स क्या-क्या उस वक्त लोगों पे जुल्म नहीं हुए थे। सो राइट। इंडिया सर्वाइव दैट, हम्म। और फिर उससे इमर्ज किए, उनको भेजा, घर भेजा। सो देखें, अ, इसको मैं समझाना चाहूंगी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लोग जो होते हैं ना जी, सादा आम लोग, उनका हार्ट इन द राइट प्लेस होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, अपना सर्वाइवल, एंड वो जो है ना, जनरली यही चाहते हैं कि भाई सिस्टम हमारे फंक्शनल हो, चलते रहें, सांस जहां आती रहे। करेक्ट। अब होता ये है कि जहां अथॉरिटेरियन जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो कई दफा पॉलिटिक्स को बफर बना के यूज करते हैं, लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए। राइट। बिल्कुल। सो बिल्कुल। हम अपनी तारीख देख लें, सॉरी उसका मैं रेफरेंस दूंगी। हमारे यहाँ लोगों ने हमेशा रेजिस्ट किया है। अ, अयूब खान के खिलाफ हाँ। किया,
उसके बाद भी किया। लॉयर्स, मोर रिसेंटली लॉयर्स मूवमेंट जो थी, वो आप देख लें। राइट। लोग रेजिस्ट करते हैं, फिर जब पॉलिटिकल लीडरशिप्स बफर बन जाए ना, तो उनको हम्म। उनको एक सेटिस्फैक्शन कि अच्छा नहीं 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 नहीं, ये चलो ये ठीक है, चलो इसके में एतमाद कर लो, इमरान खान। और फिर जमीन आहिस्ता से नीचे से खिसका ली जाती है। सो करेक्ट। द द इशू इज दैट मेरे ख्याल में जो गवर्नेंस है, या मेरे ख्याल में बीजेपी भी इसी तरह एक बफर के तौर पे खुद एक बफर बनी हुई थी, कि डिलीवर कर रही है, ये है वो। लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी रिकूप नहीं की, और यू नो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप नहीं हुई, नए आइडियाज नहीं आए, तो फिर ये है कि इनके लिए चैलेंज जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली शुरू होगा बीजेपी राइट। के लिए। राइट। एंड उसमें मैं समझती हूँ कि उस वक्त जो है एक फंक्शनल पॉलिटी जो है वो फिर डिलीवर करेगी ये चेंज, जो कि बिल्कुल। नॉन फंक्शनल पॉलिटी नहीं कर पाती। बिल्कुल। बिल्कुल फिर ये। तब्दीली आएगी जब तक के लोग खुश हैं, जब तक के चल रहा है, घरों में आग जल रही है, रोटी पक रही है चूल्हे पे, एंड सर्वाइव कर रहे हैं लोग। हम्म। जब तंगी आएगी तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, दुरुस्त। दुरुस्त। बिल्कुल एंड आयशा, द सिस्टम हैज टू बी फंक्शनल। सिर्फ हाँ बिल्कुल फंक्शन, वो एग्जैक्टली exactly, अगर वो फंक्शनल होगा तो फिर यकीनन ना वो। और अभी तक मेरे ख्याल से यही बात है कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसने काफी हद तक इसको एड किया है, मोदी की पावर को भी, मोदी की गवर्नमेंट को और बीजेपी को एज पर इन इन पर्टिकुलर। बहरहाल आयशा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और नाजरीन, आपने यकीनन आपके अगर कमेंट्स हों या सवालात हो तो प्लीज अपने नीचे इसमें लिखें और हमें भेजें अपने सवालात, और हम दोबारा अगली बार जब हमारी डॉक्टर आयशा से मुलाकात होगी तो हम उसको रेज करेंगे।